हेलो ऑल ऑफ यू। जैसे कि आपको पता है कि हम आपको लुसेंट की जीके करा रहे हैं और हम आपको दोनों लुसेंट की बुक्स करा रहे हैं, एक तो डिटेल वाली और ये वस्तुनिष्ठ वाली। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ वाली जीके हम कर रहे थे जिसका 5th पार्ट हम कर रहे हैं, पार्ट 5th का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, 5 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, मौर्य, उत्तर और गुप्त पूर्व काल। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड किया जा चुका है इस वाले चैप्टर का, और आज हम इसके बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बचे हुए क्वेश्चन आज हम कर लेते हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, वहाँ आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ओके, अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 35 तक क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में इसके कर चुके हैं, आज हम क्वेश्चन 36 से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 36 से आज हम करने वाले हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन 36 में क्या पूछा गया है आपसे, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा था। ठीक है, मौर्यों के शासन के बाद में जो दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत आप याद रखेंगे, दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा प्रभावशाली राजा कौन था, वो सातवाहन राजा थे। ठीक है, सातवाहन राजा जो थे वो मौर्यों के शासन के बाद दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राजा थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई। ठीक है, जो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा है वो कुषाण काल में बनाई गई थी। ठीक है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है वो कुषाण काल में बनाई गई थी। ठीक है, नाम याद रखेंगे आप कि जो बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमा है वो कुषाण काल में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा गया है, सूंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। ठीक है, तो सूंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था भारत में, ये कर्ण वंश आया था। ठीक है, सूंग वंश के बाद कौन सा वंश आया है भारत में, कर्ण वंश आया है। ठीक है, सूंग के बाद कर्ण वंश आया है भारत में, तो सूंग वंश के बाद भारत में कर्ण वंश आया है। ठीक है, इसने राज्य किया है। क्वेश्चन नंबर 39, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। ठीक है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, तो पेन चाओ ने। ठीक है, पेन चाओ जो थे इन्होंने कनिष्क को हराया था। पेन चाओ चीनी थे और इन्होंने कनिष्क को हराया था। ठीक है, पेन चाओ कौन थे, पेन चाओ जो है वो चीनी जनरल थे और पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तर तथा दक्षिण पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। ठीक है, सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के जो जारी किए गए थे उत्तर और उत्तरी पश्चिम भारत में। ठीक है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था, ये कुषाणों ने जारी किया था। ठीक है, तांबे के सिक्के सबसे ज्यादा उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भारत में कुषाणों ने जारी किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ कथन दिए गए हैं, कुषाण फारस की खाड़ी। ठीक है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। ठीक है, जो कुषाण थे वो फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। तो सिर्फ इसमें ई वाला ऑप्शन सही है, आपको बी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बी गलत है। तो ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, तो ए इसमें सही है और आर गलत है, इसलिए आर आप मत पढ़िए, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो आप सिर्फ सही वाले आंसर को पढ़िए, कुषाण फारस की खाड़ी से। ठीक है, कुषाण जो थे वो फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार किया करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, गांधार कहा जाता है। ठीक है, गांधार जो है ये भारत ग्रीक या यूनानी शैली का मिश्रण है। ठीक है, गांधार क्या है, गांधार भारत ग्रीक या फिर यूनानी शैली का मिश्रण है, भारत ग्रीकी या फिर यूनानी शैली का ये
मिश्रण है क्या? गांधार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? ठीक है, जो कनिष्क थी वो बौद्ध धर्म की किस शाखा के भी अनुयायी थी, जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था। ठीक है, जिनका इन्होंने प्रसार भी किया था, कहाँ कहाँ किया था? मध्य एशिया में व सुदूर पूर्व में इसका इन्होंने विस्तार किया था, प्रचार किया था। ठीक है, तो कहाँ तक किया था? गहयान तक। ठीक है, कहाँ तक किया था? महायान तक। ठीक है, महायान तक कनिष्क ने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व तक इसका प्रचार किया था, कनिष्क ने बौद्ध धर्म का। और जो कनिष्क थे ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुयायी थे। ठीक है, कनिष्क जो थे वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुयायी थे। इनकी महायान शाखा को कनिष्क मानते थे, महायान शाखा के अनुयायी थे, और कनिष्क ने बौद्ध की महायान शाखा का प्रचार प्रसार किया था मध्य एशिया व सुदूर पूर्व तक। ओके। देन 44, कनिष्क के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? ठीक है, कनिष्क के शासन काल की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण घटना। ठीक है, कनिष्क के शासन काल की सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण घटना थी वो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी। ठीक है, कनिष्क के शासन काल की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण घटना कौन थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति। ठीक है, नाम याद रखेंगे आप, चतुर्थ बौद्ध संगीति। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी वो कनिष्क के शासनकाल की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है, तो कनिष्क शासनकाल की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? बौद्ध चतुर्थ संगीति। ठीक है, बुद्ध की जो चौथी संगीति हुई थी वो। क्वेश्चन नंबर 45, प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालिक था? ठीक है, वैयाकरण पतंजलि तो थे, वैयाकरण पतंजलि किसके समकालीन थे? पतंजलि किसके समकालीन थे? ये पुष्यमित्र के समकालीन थे। ठीक है, जो पतंजलि थे वो पुष्यमित्र के समकालीन थे। ठीक है, वैयाकरण पतंजलि पुष्यमित्र के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 46, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? ठीक है, भारत में सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा, याद रखेंगे आप, विशुद्ध संस्कृत भाषा का जो अभिलेख है वो शक राजा रुद्रदमन द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, शक राजा रुद्रदमन द्वारा सर्वप्रथम सबसे पहले भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया गया था। किसने जारी किया था? शक राजा रुद्रदमन। ठीक है, जो शक राजा रुद्रदमन थे इन्होंने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, किस राजा ने शासन काल में, ठीक है, किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? ठीक है, कौन से राजा के शासन काल में? ठीक है, तो ये गोंदोफिरनस थे। गोंदोफिरनस जो थे ये किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो किसके शासन काल में आया था? गोंदोफिरनस राजा के शासन काल में। ठीक है, गोंदोफिरनस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। ठीक है, सेंट थॉमस भारत जो है वो किसके शासन काल में आया था? गोंदोफिरनस राजा के शासन काल में। ठीक है, गोंदोफिरनस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? ऐसा कौन सा कुषाण शासक था जिसने सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो किसने जारी की थी? कर्णफिशस द्वितीय ने। ठीक है, कर्णफिशस द्वितीय जो था, कर्णफिशस द्वितीय ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। और कर्णफिशस द्वितीय जो है ये दूसरा कुषाण राजा था। ठीक है,
कन्फ्यूशियस द्वितीय जो है दूसरा कुषाण राजा था, उसने सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। ठीक है, कन्फ्यूशियस द्वितीय जो था वो कुषाण राजा था और इसने सबसे पहले कौन सी मुद्राएं जारी की थी? उसने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? ठीक है, तो छत्र प्रणाली का प्रयोग किसने किया था? छत्र प्रणाली का प्रयोग जो है शकों ने किया था। ठीक है, छत्र प्रणाली का प्रयोग शकों ने किया था, याद रखेंगे आप। छत्र प्रणाली का उपयोग किसने किया था? शकों ने। ठीक है, तो शकों ने किसका उपयोग किया था? छत्र प्रणाली का। ठीक है, तो शकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था। ठीक है, जो शक थे इन्होंने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था। त्रातार, ठीक है, त्रातार यानी कि मुक्तिदाता। त्रातार किसका मतलब क्या है? मुक्तिदाता। ठीक है, त्रातार का मतलब है मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी? ठीक है, त्रादाता की उपाधि जो थी, ठीक है, त्रातार की उपाधि, मुक्तदाता की उपाधि शकों ने धारण की थी। ठीक है, मुक्तदाता की उपाधि किसने धारण की थी? शकों ने। ठीक है, शकों ने मुक्तदाता की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 51, प्राचीन काल की भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? ठीक है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो कौन सा है? यूनानी, शक और कुषाण। सबसे पहले यूनानी आए, फिर शक आए, फिर कुषाण आए। ठीक है, तो प्राचीन काल में भारत पर जो आक्रमण किया था सबसे पहले यूनानियों ने किया था, उसके बाद शक, फिर कुषाण। ठीक है, यूनानी, शक और कुषाण। सबसे पहले यूनानियों ने आक्रमण किया, फिर शकों ने, फिर कुषाण ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। ठीक है, सबसे पहले सैनिक शासन कब आया था भारत में व्यवहार में? ठीक है, तो कब आया था? ये ग्रीकों द्वारा लाया गया था। ठीक है, भारत में सबसे पहले जो सैनिक शासन था वो ग्रीक लेकर आए थे। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले जो सैनिक शासन था वो ग्रीकों के द्वारा लाया गया था व्यवहार में। ठीक है, तो सैनिक शासन सबसे पहले ग्रीक लेकर आए थे भारत में व्यवहार में। 53, क्वेश्चन नंबर 53, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। ठीक है, भारत यूनानी राज्य था, वो बैक्ट्रिया के समय में था। ठीक है, ईसाई पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में। ठीक है, ईसाई पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान, ठीक है, उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य। ठीक है, भारत यूनानी राज्य तो था उत्तरी अफगानिस्तान में, वो कौन सा था? वो बैक्ट्रिया था। ठीक है, बैक्ट्रिया का नाम याद रखेंगे अब। जो बैक्ट्रिया था वो भारत यूनानी राज्य था जो उत्तर अफगानिस्तान में था। ये ईसाई पूर्व की दूसरी सदी की बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता है? ठीक है, चार धातुएं, कौन कौन सी चार धातुएं? सोना, चांदी, तांबा और सीसा। ठीक है, सोना, चांदी, तांबा, सीसा, ये चार धातुओं में बनने वाले जो सिक्के हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है करशापण कहा जाता है। ठीक है, इनको कारशापण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको कारशापण कहा जाता है। ठीक है, जो कारशापण है ये सोना, चांदी, तांबा और शीशे से बनने वाली धातु हैं। सोना, चांदी, तांबा और शीशा से बनने वाली धातुओं को कारशापण कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? ठीक है, रोम के साथ सबसे पहले बिजनेस व्यापार किसने शुरू किया था? तमिलों एवं चोरों ने। ठीक है, तमिलों और चेरों ने सबसे पहले रोम के साथ व्यापार शुरू किया था। ठीक है, रोम के साथ व्यापार सबसे पहले किसने शुरू किया था? तमिलों एवं चेरों ने। ठीक है, तमिलों और चेरों ने सबसे पहले व्यापार रोम के साथ शुरू किया था। ठीक
ठीक है। रोम के साथ सबसे पहले व्यापार किसने शुरू किया था? तमिलों एवं चेरों ने, ठीक है। तमिलों और चेरों ने सबसे पहले रोम के साथ व्यापार शुरू किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 56 क्वेश्चन नंबर 56 है। 56 में आपसे पूछ, मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? ठीक है, अब असत्य पर आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। असत्य देखिए वरना आप गलत कर देंगे। तो मौर्योत्तर काल, ठीक है, मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन सा असत्य है? तो कौन सा इसमें असत्य है? कोचीन इसमें असत्य है, बाकी सारे सही हैं, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं बेरी गाजा, ठीक है, बेरी गाजा जो है भड़ौच में, बेरी गाजा सही है। फिर बारबेरिकम भी सही है। अरिका मेंडू भी सही है, ठीक है। ये सारे सही है पर ये गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 57 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस स्थान को, ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी, पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी में पोर्टुगी नाम से संबंधित किया गया है? तो किसे संबंधित किया गया है? अरिकामेंडू को, ठीक है। जो अरिकामेंडू है, अरिकामेंडू स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी में पेडुके नाम से संबोधित किया गया है। किसको संबोधित किया गया है? एरिकामेंडू को, ठीक है। आप कई के बाद सुनेंगे और रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। 58 मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की? ठीक है, मौर्य उत्तर काल में, ठीक है। तो इसका इनका क्या है? डेमेट्रियस है, ठीक है। तो डेमेट्रियस का नाम आप काल में, ठीक है। तो मौर्य उत्तर काल है, मौर्य उत्तर काल में हिंदू यूनानी राज्य, ठीक है, मौर्य उत्तर काल में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। तो किसने की थी हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना? डेमेट्रियस ने की थी, ठीक है। डेमेट्रियस जो थे, डेमेट्रियस ने मौर्य उत्तर काल में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। तो हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना किसने की थी? डेमेट्रियस ने की थी। कब की थी? ये मौर्य उत्तर काल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया था? ठीक है, तो कौन ऐसा था जिसने अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंप दी थी और वो बौद्ध भिक्षु बन गए थे? तो कौन थे वो? मिनांडर, ठीक है। मिनांडर का नाम आप याद रखेंगे। जो मिनांडर थे, इन्होंने अपने उत्तरार्ध में अपने पुत्र को सारा राजपाट सौंप के ये बौद्ध भिक्षु बन गए थे। कौन बन गए थे? मिनांडर, ठीक है। जो मिनांडर थे वो अपने जीवन के उत्तरार्ध में, ठीक है, अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु बन गए थे। कौन बन गए थे? मिनांडर, ठीक है। कुषाणों का संबंध था, कुषाणों का संबंध किससे था? कुषाणों के संबंध जो था वो चीनी के यूची जनजाति से था, ठीक है। चीन की यूची जनजाति से किसका संबंध था? कुषाणों का, ठीक है। जो कुषाण थे, कुषाणों का संबंध जो था वो चीन के यूची जनजाति से था, ठीक है। कुषाणों का संबंध किससे था? चीन की यूची जनजाति से। नाम याद रखेंगे कि चीन की यूची जनजाति से किसका संबंध था? तो कुषाणों का संबंध था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? ठीक है, कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी कौन था? ठीक है, तो अश्वघोष था, ठीक है। जो अश्वघोष थे वो कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी थे, ठीक है। कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी कौन थे? कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी अश्वघोष थे, ठीक है। जो अश्वघोष थे वो कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी थे, ठीक है। अश्वघोष के कारण ही जो कनिष्क थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था और बौद्ध हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है 62। ये आपको दो सूचियां दी गई हैं जिन्हें आपको मिलाना है। इंडो ग्रीक, ठीक है। इंडो ग्रीक हिंद यवन थे, ठीक है। इंडो ग्रीक कौन थे? इंडो ग्रीक का संबंध हिंद यवन से है,
ठीक है। हिंद यवन से किसका संबंध है? इंडो ग्रीक का। शक, शक का संबंध किससे है? शक का संबंध सीथियन से है। ठीक है, शक का संबंध किससे है? सीथियन से। शक का संबंध सीथियन से है। पावर्थ, ठीक है, पार्थव का संबंध किससे है? पार्थव का संबंध, जो पार्थव का संबंध पहलवा से है। ठीक है, पार्थव का संबंध किससे? पहलवा से। ठीक है, पार्थव का संबंध पहलवा से है। शक का संबंध सीथियन से है। ठीक है, सीथियन से। और इंडो ग्रीक का संबंध हिंदू यवन से है। ठीक है, तो ये चारों का आप याद रखेंगे। और दूसरी दी हुई है 63, क्वेश्चन नंबर 63 में आपको सूची और 2 सूचियां दी गई हैं। पहले में राज्य दिए गए हैं और दूसरे में राजधानियां दी गई हैं। ठीक है, तो शक की राजधानी क्या थी? सूंग की राजधानी। ठीक है, सूंग की राजधानी विदिशा थी। ठीक है, सूंग की राजधानी आप याद रखेंगे। सूंग की राजधानी क्या थी? विदिशा। ठीक है, विदिशा किसकी राजधानी थी? तो विदिशा सूंग की राजधानी थी। ठीक है, विदिशा किसकी राजधानी थी? विदिशा सूंग की राजधानी थी। ठीक है, सूंग की राजधानी क्या थी? विदिशा। चेदी, चेदी किसकी राजधानी थी? चेदी जो है वो कलिंग की राजधानी थी। ठीक है, चेदी किसकी राजधानी थी? कलिंग की। ओके, चेदी जो है वो कलिंग की राजधानी थी। कलिंग की राजधानी क्या थी? कलिंग की राजधानी चेदी थी। ठीक है, सातवाहन, सातवाहन की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान। ठीक है, सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान थी, यानी कि पैठन। ठीक है, सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान थी। ठीक है, सातवाहन की राजधानी क्या थी? सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान थी। ठीक है, प्रतिष्ठान किसकी राजधानी थी? तो प्रतिष्ठान जो है वो सातवाहन की राजधानी थी। ठीक है, कुषाण, ठीक है, कुषाण, पेशावर, कुषाण की राजधानी क्या थी? पेशावर। ठीक है, पेशावर जो थी वो कुषाण की राजधानी थी। ठीक है, पूरिसपुर भी कहा जाता है, पेशावर को पूरिसपुर भी कहा जाता है। तो जो पेशावर थी वो कुषाण की राजधानी थी। पेशावर को पूरिसपुर भी कहा जाता है। ठीक है, पैठन प्रतिष्ठान जो थी वो सातवाहन की राजधानी थी। पैठन या प्रतिष्ठान जो है वो सातवाहन की राजधानी थी। कलिंग, कलिंग की राजधानी, जो कलिंग थी वो चेदी की राजधानी थी। कलिंग किसकी राजधानी थी? चेदी की। और विदिशा, विदिशा सूंग की राजधानी थी। ठीक है, सूंग की राजधानी विदिशा थी। बार बार आप रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मैं बार बार आपको याद कराने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप भूले नहीं। ठीक है, तो सूंग की राजधानी क्या थी? विदिशा। चेदी की राजधानी कलिंग थी और सातवाहन की राजधानी पैठन थी। ठीक है, या प्रतिष्ठान। और कुषाण की राजधानी पेशावर थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, रोमन साम्राज्य के अनुसार, ठीक है, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर, ठीक है, कैसर यानी कि सीजर की उपाधि ग्रहण की थी? ठीक है, कैसर या सीजर, कैसर या सीजर की उपाधि किसके उस पे अनुसरण पे धारण की थी और किसने की थी? कुषाणों ने। ठीक है, जो कुषाण थे रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर, ठीक है, जो कुषाण थे इन्होंने रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर कैसर या सीजर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, कुषाणों ने कैसर या सीजर की उपाधि रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर उपाधि ये धारण की थी। ठीक है, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर कुषाणों ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, 65 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसका निर्माण सूंग काल में हुआ है? ठीक है, सूंग काल में किसका निर्माण हुआ है? भरहुत की स्फूत। ठीक है, भरहुत के जो स्फूत हैं इनका निर्माण सूंग काल में हुआ है। भरहुत के स्फूत सांची स्फूतों की वेदिका, ठीक है, सांची के जो स्फूत हैं इनकी वेदिका, सांची स्फूतों की वेदिका और तोरण द्वार, ठीक है, इसकी वेदिका और तोरण द्वार। भाजा स्फूत, ठीक है, भाजा स्फूत, सांची स्फूत की वेदिका और तोरण द्वार और भरहुत का स्फूत, इन सब का निर्माण कब हुआ है? सूंग काल में हुआ है। ठीक है, सूंग काल में इन सभी का निर्माण हुआ है। किस किस का निर्माण हुआ है सूंग काल में? सूंग काल में भाजा स्फूत का निर्माण हुआ है, सांची स्फूत की वेदिका और तोरण द्वार का निर्माण हुआ है। भरहुत का स्फूत है, ठीक है, और भरहुत का स्फूत का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 66, सातवाहन नरेश
हाल के समकालीन गुणागण ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की? ठीक है, सातवाहन नरेश, जो सातवाहन नरेश हैं, सातवाहन नरेश ने हाल के समकालीन गुणागण के किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की थी? तो इन्होंने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की है? बृहत कथा। किसकी रचना इन्होंने की है? बृहत कथा की। ठीक है, बृहत कथा की रचना जो है सातवाहन नरेश, जो सातवाहन नरेश थे, सातवाहन नरेश ने के समकालीन, ठीक है, सातवाहन नरेश के समकालीन गुणागण, गुणागण ने, जो गुणागण थे, जो सातवाहन नरेश के समकालीन थे, इन्होंने प्राकृतिक ग्रंथ बृहत कथा की रचना की है। ठीक है, गुणागण ने किसकी रचना की है? गुणागण ने बृहत कथा की रचना की है। गुणागण ने, नाम याद रखें आप, गुणागण ने बृहत कथा की रचना की है और ये सातवाहन नरेश के समकालीन थे। ठीक है, सातवाहन नरेश के समकालीन गुणागण ने बृहत कथा की रचना की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोध गया में, ठीक है, बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। ठीक है, बोध गया में बोधि वृक्ष को किसने काट दिया था? तो बोध गया में शशांक ने, ठीक है, बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। ठीक है, बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो कौन सा अभिलेख है ये? महाक्षत्रप, ठीक है, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख जो है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख जो है महाक्षत्रप, ठीक है, महाक्षत्रप, ठीक है, तो ये महाक्षत्रपत का रुद्रदमन जो जूनागढ़ अभिलेख है, इसमें अशोक और चंद्रगुप्त दोनों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये जूनागढ़ अभिलेख जो है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है 69, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? ठीक है, प्राचीन भारत में जो है, प्राचीन भारत में सोने के सिक्के नियमित रूप से किसने चलाए थे? ठीक है, प्राचीन भारत में सोने के सिक्के जो है नियमित रूप से किसने चलाए थे? तो नियमित रूप से ये कुषाणों ने चलाए थे। ठीक है, प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के जो है वो कुषाणों ने चलाए थे। तो आप याद रखेंगे ये कि नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो कुषाणों ने चलाए थे। ठीक है, प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्कों की बात की जाए तो नियमित रूप से जो सोने के सिक्के चलाए गए थे वो कुषाणों के द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो ये चेदी वंश से संबंधित थे। ठीक है, जो कलिंग नरेश खारवेल थे वो चेदी वंश से संबंधित थे। कौन से वंश से संबंधित थे? चेदी वंश से। ठीक है, तो कलिंग नरेश खारवेल जो थे वो किस वंश से संबंधित थे? वो चेदी वंश से संबंधित थे। ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल जो थे वो चेदी वंश से संबंधित थे, वो चेदी वंश से संबंध रखते थे। ठीक है, जो कलिंग नरेश खारवेल थे वो किस वंश से संबंधित थे? तो वो चेदी वंश से संबंधित थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, प्राचीन भारत में, ठीक है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला श्रेणी संगठन, ठीक है, श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, तो प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था, ठीक है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला श्रेणी संगठन, ठीक है, कौन सा संगठन? श्रेणी संगठन।
ठीक है। जो श्रेणी संगठन है, श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है इसमें? श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। ठीक है, पहला कथन तो ये बात सही है कि जो श्रेणी थी, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित किया करती थी। दूसरा, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। ठीक है, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार हुआ करता था और श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियम, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित किया करती थी। ठीक है, तो ये बात किसके लिए कही जा रही है कि प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था, ठीक है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो श्रेणी संगठन के संदर्भ में श्रेणी संगठन निभाया करता था। ठीक है, अर्थव्यवस्था के लिए श्रेणी संगठन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ये प्राचीन भारत की बात हो रही है, तो श्रेणी संगठन ही सुनिश्चित करते थे कि वेतन को और काम करने के नियमों को, मानकों को, कीमतों को। ठीक है, और श्रेणी जो थी, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। कौन सा अधिकार होता था? न्यायिक अधिकार। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है आपका। ये यहाँ पे क्वेश्चन आंसर इसके खत्म होते हैं। यहाँ से भी आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं, ये आपको आंसर इसके दिए गए हैं। ठीक है, ये उत्तरमाला है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम करेंगे इसका 5th का सेकंड पार्ट। ठीक है, 5th के सेकंड पार्ट में हम क्या करने वाले हैं? संगम काल को पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है, 5th नेक्स्ट वीडियो में हम संगम काल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।